Good evening, students. In the last lecture, we had started with application and of Gauss law and Gauss law भी समझाया था मैंने और उसमें हमने दो cases of charge configuration की electric field निकाली थी. One was the infinite line charge and the other was the sheet of charge. Now आज हम conducting spheres के कारण electric field निकालेंगे. Once again, we'll take a symmetric charge distribution, which is spherical charge distribution, और electric field due to conducting sphere. तो मतलब चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ कोर्स. तो अगर हमारे पास चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हो और उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म हो हर तरफ, मतलब उसमें सरफेस में चार्ज है इसलिए हम उसको सिग्मा कूलम पर स्क्वायर मीटर से लेंगे. द एंटायर स्फीयर हैज बीन चार्ज्ड यूनिफॉर्मली. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर, जिसको मैं यहाँ पर आई विल गिव इट एज अ होमवर्क फॉर यू टू प्रूव, कि चाहे हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, दोनों ही में जब चार्ज आप डालेंगे, प्रोवाइडेड इट शुड बी अ कंडक्टिंग स्फीयर, द चार्ज विल ऑलवेज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. द चार्ज विल ऑलवेज अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैंने एक सॉलिड स्फीयर लिया है, यहाँ पर एक हॉलो स्फीयर लिया है. दोनों की मैं रेडियस आर ले लेता हूँ और दोनों ही में मैंने चार्ज डाला. तो आप देख पा रहे हो कि चार्ज इज नॉट गोइंग एनीवेयर इन द इंटीरियर ऑफ द स्फीयर, इट इज कमिंग एंड कलेक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर. तो ये एक जनरल कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कि जब भी हम चार्ज किसी कंडक्टर के सरफेस का कंडक्टर के ऊपर डालते हैं तो उसकी सरफेस में आके बैठ जाता है वो. नो एक्सेस चार्ज एग्जिस्ट इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर. तो ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है वो आपको प्रूव करना होगा या पता लगाना पड़ेगा कि प्रूफ क्या है इसका, एज अ होमवर्क. एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर वेदर इट इज सॉलिड और हॉलो विल बी जीरो. यहाँ पर ये जीरो इसलिए क्योंकि देयर इज नो चार्ज, क्यू इज नॉट देयर इनसाइड. दैट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर इट कि ये जो कैविटी इसके अंदर है, पूरा जो स्फेरिकल कैविटी है, वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी. एंड इवन अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड स्फीयर के अंदर, जो मटेरियल के अंदर अगर आप जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जीरो होगी. सो आई वांट यू टू गेट अ प्रूफ ऑफ बोथ. यू कैन गो थ्रू द इंटरनेट और व्हाटएवर, ट्राई फाइंडिंग आउट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रूफ. यू आर नॉट एबल टू गेट इट, प्लीज आस्क मी एज अ डाउट इन दी व्हाट्सएप. यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप. तो ये दोनों ही केस में से कोई भी एक केस को हम लेकर सॉल्व कर देंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी, क्योंकि दोनों ही आइडेंटिकल हैं. चाहे हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, चूंकि सारा का सारा चार्ज आपके सरफेस पे आ गया है, इसलिए वी कैन टेक एनी वन ऑफ द टू एंड फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज कंडक्टिंग स्फेरिकल कंडक्टर्स और कंडक्टिंग स्फीयर्स. ओके, तो हम लोग एक सॉलिड वाले के लिए ले लेते हैं जो हॉलो के लिए भी वैलिड रहेगा. So let us take a solid sphere and we'll see that for a solid sphere we already have stated that the electric field is zero inside. So we need to bother only about electric field outside the sphere. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री देखते हैं. तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में पढ़ा था कि कंडक्टिंग सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेंगी वो उसके परपेंडिकुलर होंगी. तो यहाँ से परपेंडिकुलर बनाने का क्या तरीका है कि सेंटर ऑफ द स्फीयर को लेते हुए डॉटेड लाइन्स हम लोग रेडियल लाइन्स के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर देंगे. इससे क्या होगा कि यू विल बी गेटिंग दीज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. ये डॉटेड लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड्स नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो रही हैं कंडक्टर के बाहर से. जैसे आप स्फीयर से बाहर आएंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड्स रेडियली बाहर आएंगे. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज कि किस शेप का हम गॉसियन सरफेस बनाएं कि हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हो रही है वो हमें आसानी से पता चले.
तो if you look at the radially coming out electric lines of forces outside of the conductor, चारों तरफ से जो निकल रहा है, तो आप देखोगे कि most logical surface that you can think about is a sphere and a spherical Gaussian surface हम बनाएंगे, और ये spherical Gaussian surface का जो center होगा वो अपने existing sphere के center को से coincide करेगा. So there will be a concentric sphere. It will be a concentric sphere with the existing conducting sphere. So if I construct a Gaussian surface like this, so I am constructing it of radius small r, जबकि मेरे जो sphere का radius होगा वो हम capital R ले लेते हैं, and we'll take this radius of the original conducting metallics of conductor या whatever conducting sphere to have a radius capital R, और हमने जो Gaussian surface लिया उसकी radius हमने small r लिए. तो आप देख पा रहे हो कि जहाँ जहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहाँ से निकलेंगी इस कंडक्टिंग सरफेस के भी परपेंडिकुलर निकल रही हैं. सो यू आर एबल टू सी दैट एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज कमिंग आउट इज परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस. तो अगर सरफेस परपेंडिकुलर होगी तो सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा हर जगह पे डी ए वेक्टर, ये सारे डी ए वेक्टर्स जो है वो क्या होंगी, they will be parallel to the electric lines of force. So if I calculate the total flux through this considered Gaussian surface, then that should be equal to the total charge enclosed inside the Gaussian surface. तो चूंकि ये Gaussian surface ने हमारी स्फीयर को completely बंद करके रखा है, तो हमारी जो स्फीयर की टोटल चार्ज होगी वो सारी की सारी Gaussian surface ने बंद कर दिया होगा. So it must have enclosed it. So we will apply the Gauss law here to this Gaussian surface. This is a surface S on which we are applying the Gauss law. We'll just state the Gauss law first. E dot dA on the entire surface. This shows that on the entire surface we are trying to find out the electric flux, and that should be equal to sigma q by epsilon naught. जैसा कि आप देख पा रहे हो ये जो Gaussian surface है उसकी रेडियस स्मॉल r है और इसने completely स्फीयर को enclose किया है. तो अगर इसके अंदर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू हमने डाल के रखा है तो ये चीज़ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. नाउ बिकॉज ऑन द गॉसियन सरफेस एवरीवेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी ऑफ द सेम वैल्यू, मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा. इसका कारण क्या है, क्योंकि इस सरफेस में हर जगह हम किस दूरी पे हैं सेंटर ऑफ द स्फीयर से, आर दूरी पे. यहाँ पर आओ तो भी आर दूरी, यहाँ पर आओ तो भी आर दूरी. तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंटायर गॉसियन सरफेस में जो उसकी मैग्नीट्यूड है वो रहेगी कांस्टेंट. और दूसरी बात डी ए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, इसलिए डॉट प्रोडक्ट में cos 0 डिग्री आएगा जो कि हो जाएगा 1. तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी ए cos 0 डिग्री विच इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. एंड नाउ व्हाट विल डू इज विल रिमूव दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउट ऑफ दिस इंटीग्रेशन. उसको बाहर निकालने के बाद ये बन जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. और नेक्स्ट स्टेप में ये इंटीग्रेशन इज टू बी कैरिड आउट और द एंटायर सरफेस एरिया ऑफ द सेलेक्टेड गॉसियन सरफेस जिसकी रेडियस आर है. चूंकि वो स्फीयर है तो उसकी सरफेस एरिया इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द एंटायर गॉसियन सरफेस. तो इसके साथ हम लिखेंगे ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. And then finally you are going to get E equal to Q upon 4 pi epsilon naught R square. तो इससे हमें क्या मिला, E equal to KQ by R square, क्योंकि 1/4 pi epsilon naught क्या होता है, that is basically K. So ये चीज़ और एक और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल लग रही है. आप अगर देखो और सोचो तो इसको पता चलेगा कि ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के बराबर ही है. So that means what we can conclude is that for a conducting surface which has been charged uniformly, that means there is sigma coulomb per square meter charge existing everywhere on the surface. The electric field will be identical to that of a point charge. That means the entire charge configuration is behaving like a point charge. और जब पूरा स्फीयर है ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे कि इसका सारा चार्ज कहाँ रखा है, सेंटर पे. क्योंकि अगर ये सारा चार्ज उठाकर हम सेंटर पर रख के फील्ड भी निकालेंगे तो भी उसकी वैल्यू यही आएगी.
So you are able to see that the electric field or the entire volume inside the conductor would be zero, but as soon as you come out of the conductor, there will be radial electric fields which will be starting from the surface and go to infinity, and the value of the electric field is kq by r square. So let's plot the variation of electric field with the distance. So what we'll do is हम ऐसा ग्राफ बना देंगे जिसमें कि ये डिस्टेंस r है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, और सरफेस तक आपको पता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है. यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ बना रहे हैं और स्फीयर को यहीं ड्रॉ कर दिया है, और स्फीयर की रेडियस आपकी कैपिटल आर है. तो कैपिटल आर तक आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, electric field is zero, and when you come out of that point and come out exterior to the conductor, the electric will start and it will behave as if it is due to a point charge. तो यहाँ पर मैं पूरा डायग्राम बना के आपको ग्राफिकल वेरिएशन दिखा देता हूँ, so that if it is asked in exam you can furnish both of them. So यहाँ पर क्या हो रहा है, सरफेस पे आते ही सडनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, यहाँ पे स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डाल देंगे तो यहाँ की सरफेस की फील्ड आ जाएगी. तो के क्यू बाई आर स्क्वायर से फील्ड अचानक चालू होगी. तो यहाँ से यहाँ तक जीरो रहेगी क्योंकि कंडक्टर के अंदर की फील्ड जीरो रहती है. एंटायरली अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपका जीरो, और जैसे ही आप सरफेस को जस्ट क्रॉस करके बाहर आते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक जंप करेगा. जंप करने के बाद देन विल बी फॉलिंग डाउन एज 1 बार स्क्वायर, एंड एज यू अप्रोच इन्फिनिटी इट्स गोइंग टू बिकम जीरो. So the variation of electric field E versus R graph will be like this. It will jump up. That means this is not any line that I've drawn, so just a dotted line to show that electric field jumping. यहाँ पर अचानक एक discontinuity है और यहाँ से फिर से electric field का variation 1 by R square का चालू हो जाएगा. So it's so clear that the electric field variation is looking like that of a point charge, but only after the point starts outside the conductor. So conductor के बाहर से electric field variation will look like a point charge. So once you are through with this, as far as the book derivations are concerned, it is completely over, but there is one more. I will do it for your competitive exam, so that will take up for a non-conducting uniformly charged sphere. मतलब प्लास्टिक के स्फीयर है जिसके अंदर हमने पूरा का पूरा चार्ज भर दिया अंदर और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो चार्ज. So it's a volume charge distribution of rho coulomb per meter cube, और उसके कारण हम electric field variation देखेंगे inside and outside. Now again we'll assume uniform charge distribution because symmetric charge distributions have symmetric electric field where we can easily apply Gauss law. Non-uniform distribution होगा तो electric field lines में variation आ जाएंगी, then हम Gauss law लगा न पाएँ. तो we'll assume again the radial variation of electric field in the non-conducting sphere. So हम ये नेक्स्ट वाले डेरिवेशन में आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर.